आज दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट पे डिस्कशन कर रहे थे। तो इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने आपको बताया कि ईएमएफ कितना होता है अंडर रनिंग कंडीशन, रिएक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हमने करंट के बारे में बात की और मैंने आपको दिखाया कि अगर स्लिप कॉमन ले लें तो करंट का एक्सप्रेशन ऐसे चेंज होता है कि स्लिप पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर जाता है और ईएमएफ और रिएक्टेंस स्लिप से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसके बाद हमने डिफरेंट पावर्स की बात की कि जो पावर स्टेटर से रोटर जाती है उसे एयर गैप पावर कहते हैं और वो R2/S की पावर होती है। फिर मैंने बताया रोटर के अंदर जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो SPAG होते हैं और जो मैकेनिकल पावर होती है दैट इज 1-SPAG। फिर हमने शाफ्ट पावर के बारे में बात की, डेवलप टॉर्क के बारे में बात की और शाफ्ट टॉर्क के बारे में बात की। तो ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला भी था कि उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो में उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब मैं क्या बात करूंगा, अब मैं मेजर बात करूंगा स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट पे। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमारा ज्यादा फोकस रोटर पे रहा है, इस वीडियो में हम स्टेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टेटर का सर्किट बना सकते हो, क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स हमें शो करने पड़ेंगे, कहां ईएमएफ दिखाओगे, कहां रेजिस्टेंस, कहां रिएक्टेंस। ये सभी बातें हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात करते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड की। सबसे पहली मैं बात करता हूं ईएमएफ इंड्यूस्ड की। ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर स्टेटर वाइंडिंग में देखोगे, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एफ होती है, N1। फ्लक्स तो कॉमन होगा, मैंने बताया था ना, रिजल्टेंट फ्लक्स की वजह से ईएमएफ बनता है, तो फ्लक्स कॉमन है KW1। KW1 का मतलब क्या हुआ, वाइंडिंग फैक्टर ऑफ स्टेटर। वाइंडिंग देखो स्टेटर रोटर दोनों पे है और दोनों के अंदर अलग अलग शॉर्ट पिचिंग या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बन सकता है। तो KW वाइंडिंग फैक्टर होगा इंडिविजुअल वाइंडिंग का। और फ्लक्स में ये याद रखना, मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मर से अगर कंपेयर करें तो रिजल्टेंट फ्लक्स की वजह से ही दोनों वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ आता है, इसीलिए हम लोग दिखा रहे हैं phi m। अब ये phi m कैसे निकल सकता है, phi m इज B एवरेज इंटू एरिया पर पोल। बी एवरेज कैसे होगा, अगर साइन वेव लेके चल रहे हो तो 2/πBm इंटू पाई dl/p, यानी 2BmdL/p। ये याद करो कि यही फॉर्मूला हमने सिंक्रोनस के अंदर भी डिराइव किया था कि कैसे हमारा फ्लक्स की वैल्यू निकाली जाती है बाय द यूज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब सेम वे में अगर रोटर वाइंडिंग में देखोगे ईएमएफ, फ्लक्स तो दोनों में कॉमन है क्योंकि म्यूचुअल फ्लक्स की बात हो रही है। तो E2 हमने लिखा था पिछले वीडियो के अंदर 4.44 F N2 phi m KW2। तो यहां से अगर E2/E1 निकालोगे, E2 जो है ना स्टैंड स्टिल वाला ईएमएफ है, स्टैंड स्टिल वाला, क्योंकि रनिंग कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है रोटर की वो SF होती है, F नहीं होती। अगर मैं F डाल रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्टैंड स्टिल। E2/E1 लिखोगे तो N2 KW2 by N1 KW1 which is NE2 by NE1। NE का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स। ये चीज मैंने सिंक्रोनस में भी बताई थी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स की अगर कभी बात आ जाए तो तुम नंबर ऑफ टर्न्स इनटू वाइंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हो, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि ज्यादातर कौन सा ईएमएफ बड़ा होता है, स्टेटर वाला एज कंपेयर टू रोटर। तो अगर स्टेटर बाय रोटर निकालोगे, यानी E1/E2 अगर लिखोगे तो दैट विल बी NE1/NE2। इसको बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हायर वोल्टेज बाय लोअर वोल्टेज होता है ना, मैंने ट्रांसफॉर्मर में भी बताया था। सेम वे में इंडक्शन मशीन में स्टेटर बाय रोटर होगा, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज हमेशा स्टेटर पे होती है
और कम वोल्टेज हमेशा रोटर पे होती है। तो वही आ गया यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर की तरह यहां पे भी हम लगाते हैं एमएमएफ बैलेंसिंग, एमएमएफ बैलेंसिंग, लेकिन यहां नंबर ऑफ टर्न्स का ना यूज करके वी मेक यूज ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। व्हाइल बैलेंसिंग द एमएमएफ ऑफ स्टेटर एंड द रोटर वाइंडिंग, instead of balancing instead of using number of turns in each winding, we make use of effective number of turns। कैसे? यहां लिखोगे कि स्टेटर का जो एमएमएफ है NE1I1 शुड बी इक्वल टू रोटर एमएमएफ प्लस नो लोड एमएमएफ। अगर NE1 से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ तो NE2 बाय NE1 I2 प्लस I0। ठीक है, अगेन देखो ट्रांसफॉर्मर से पूरा कंपैरिजन होता है इंडक्शन मशीन का, इसीलिए मैं नो लोड की बात भी यहां पे कर रहा हूं। नो लोड जैसे अगर ट्रांसफॉर्मर में याद करो तो नो लोड क्यों आता था? नो लोड के अंदर दो चीजें होती थी, एक तो कोर लॉसेस और एक मैग्नेटाइजिंग करंट। सेम चीज इंडक्शन मशीन के अंदर होती है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर इन एन इंडक्शन मशीन द नो लोड करंट is composed of two currents. First, current to supply core losses. Second, magnetizing current। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट। इसी कारण से क्या होता है, जो स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो ट्रांसफॉर्मर की तरह बनता है, और यही सबसे बड़ी सिमिलैरिटी होती है इंडक्शन मशीन और ट्रांसफॉर्मर में कि दोनों का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सेम होने के कारण दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट भी सेम होता है। देखो ये बना वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये बना स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस, और फिर बनाओगे नो लोड वाली ब्रांच। और ये दिखा दोगे स्टेटर की वाइंडिंग। ठीक है, अब ये हो गया आरसी, जैसे ट्रांसफॉर्मर में दिखाते थे JXM। ठीक है, और इसको भी कैसे लिख लेते थे याद करो, ट्रांसफॉर्मर में I1 इक्वल टू I1 डैश प्लस I0। तो यहां पे जो करंट जाएगा दैट विल बी I1 डैश, यहां जो जाएगा दैट विल बी I0, तो इधर से जो आएगा दैट विल बी I1। इधर की टर्मिनल वोल्टेज लिख दोगे V1, इधर जो EMF बनने वाला है दैट इज E1। ठीक है, I0 के अंदर दो कंपोनेंट IW और I म्यू। अब R1 क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। X1 स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस। XM मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, और RC कोर लॉस रेजिस्टेंस। अब देखो जब मैंने इंडक्शन मशीन शुरू किया था तभी मैंने एक चीज बताई थी कि इंडक्शन मशीन में एयर गैप आने के कारण इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो ट्रांसफॉर्मर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होता है। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, इन एन इंडक्शन मशीन ड्यू टू एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर द मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन बाय द स्टेटर is much higher
as compared to magnetizing current drawn by the transformer. Hence I mu is much greater than IW. So usually we ignore RC and only consider XM in the shunt branch. ठीक है, ज्यादातर बुक्स के अंदर क्या देखोगे, ज्यादातर जगह जब क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा होगा ये आरसी इग्नोर कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है आई म्यू इज मच मच ग्रेटर देन आई डब्ल्यू। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, आई म्यू आई डब्ल्यू से बड़ा तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 20 गुना 50 गुना बड़ा हो जाए, यहां काफी ज्यादा हाई होता है। अच्छा, एक पॉइंट और लिखो, अगर इस ब्रांच में करंट ज्यादा है तो ये बताओ इस ब्रांच की इंपीडेंस क्या होगी, कम या ज्यादा? जिस ब्रांच में करंट अगर ज्यादा जा रहा है तो उसकी इंपीडेंस कम होगी या ज्यादा? तो मैं मानता हूं इसका आंसर सभी स्टूडेंट जानते होंगे, करंट ज्यादा है तो इंपीडेंस कम होगी। तो अगला पॉइंट ये भी लिखो, द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ अ इंडक्शन मोटर इज मच लेस as compared to magnetizing reactance of a transformer। ठीक है, उसके मुकाबले काफी कम होती है इसकी मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। और वैसे भी सोचो, अगर XM RC से बहुत छोटा है तो पैरेलल में कौन सा कंसीडर करना चाहिए, बड़े वाला या छोटे वाला? पैरेलल में डोमिनेटिंग हमेशा होती है जो छोटी वैल्यू होती है, तो XM विल डोमिनेट RC। ये बात क्लियर है? सीरीज में अगर R1 प्लस R2 कर रहे हो तो जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो डोमिनेट करेगा, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 करते हो तो जो छोटा रेजिस्टेंस है वो डोमिनेट करेगा। इसी तरह से XM विल डोमिनेट RC। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स RC को इग्नोर कर देते हैं। अब ये तो हमें क्लियर हुआ स्टेटर का सर्किट, सेम है ट्रांसफॉर्मर जैसा, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, कोर लॉस रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। अब इसके बाद क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। रोटर इक्विवेलेंट सर्किट में हमने क्या देखा था कि दो तरह से बना सकते थे। अब रीजन समझ आएगा कि कौन सा मेथड प्रेफरेबल है और क्यों। दो तरह से बना सकते थे, एक तो स्लिप अगर ईएमएफ में दिखाओगे तो स्लिप किस में दिखानी पड़ेगी, रिएक्टेंस में। ये करंट I2 डैश बोलते थे हम, ठीक है। इसी सर्किट को चेंज करके हमने ऐसे भी दिखा दिया था, कि भाई इधर E2 दिखा दो, इधर X2 दिखा दो, तो स्लिप आ जाती है रेजिस्टेंस वाली टर्म में, ये करंट सेम रहता है I2 डैश, ठीक है। लेकिन क्या है कि देखो ये I2 डैश बार बार लिखने की जगह मैं इसको I2 ही लिख दे रहा हूं, ताकि इतना जो कन्वेंशन है वो इजी रहे हमारे लिए, सिंपल रहे। तो ऐसा मत सोचना कि स्टैंड स्टिल का करंट ले रहा हूं, मैं बस I2 डैश ना लिखने की जगह किस टर्म का यूज कर रहा हूं, I2 का, तो मैं यहां से डैश हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है, पहले सर्किट में स्लिप का फैक्टर ईएमएफ और रिएक्टेंस में है, दूसरे सर्किट में ईएमएफ और रिएक्टेंस में स्लिप ना आके किस में चली गई है, रेजिस्टेंस में। दोनों में डिफरेंस समझो, ईएमएफ और रिएक्टेंस दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे। इसीलिए उसके अंदर स्लिप का फैक्टर आया था क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी हो गई थी SF। और जब मैंने स्लिप को रेजिस्टेंस में दिखा दिया तो ईएमएफ और रिएक्टेंस में S का फैक्टर चला गया, यानी कि वहां पे रोटर की फ्रीक्वेंसी SF ना होकर के कितनी हो गई, F। तो एक पॉइंट ये लिखना, द फिजिकल मीनिंग ऑफ फर्स्ट rotor equivalent circuit is that the rotor frequency is SF, due to which a factor of slip appears in EMF as well as reactance, but in the second circuit there is no factor of slip in EMF and reactance, which means
द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इन द सेकेंड सर्किट इज टेकन एज एफ इंस्टेड ऑफ एस एफ। ठीक है, सेकेंड सर्किट में रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ लेके चला जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात है रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ करने की जरूरत हमें क्या पड़ी। देखो, जब ट्रांसफॉर्मर से इंडक्शन मशीन को कंपेयर कर रहे हो तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के फ्रीक्वेंसी सेम होता है, वहीं इंडक्शन मशीन में स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एफ होती है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी एस एफ होती है। अब ये तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आ गया, यानी ट्रांसफॉर्मर की पूरी थ्योरी को इंडक्शन मशीन पे नहीं लगा सकते जब तक स्टेटर और रोटर की फ्रीक्वेंसी बराबर ना हो जाए। तो जब मैंने रोटर का सर्किट मॉडिफाई किया ताकि एस का फैक्टर चला जाए ईएमएफ और रिएक्टेंस से, तो मैंने इसकी क्या फ्रीक्वेंसी बना दी, एफ। यानी अब स्टेटर की भी फ्रीक्वेंसी एफ और रोटर की भी फ्रीक्वेंसी एफ। अब तुम इसको ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर कर सकते हो। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, इन अ ट्रांसफॉर्मर the frequency of primary and secondary winding is identical, whereas in an induction motor the frequency of stator winding is f, whereas the frequency of rotor winding is sf. So we cannot apply transformer principle directly to an induction motor. So we have to make the rotor frequency equal to stator frequency in order to treat the induction machine as a transformer। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी तभी लग सकती है जब रोटर की फ्रीक्वेंसी को क्या बनाया जाए, एफ। अब ये दोनों ही सर्किट में हम ये जानते हैं करंट का एक्सप्रेशन सेम आता है। देखो कैसे, करंट यहां क्या आएगा, I2, इट इज SE2 ओवर इंपिडेंस R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, E2 बाय इंपिडेंस रूट ओवर R2 बाय S का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले बनेंगे और दोनों फॉर्मूले एकदम सेम हैं, क्योंकि यहां से स्लिप हटा दूं तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला मिल जाता है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्लिप कैंसिल कर दो, वील ऑब्टेन सेकंड फॉर्मूला। लेकिन फर्क क्या है, यहां पे अगर θ2 लिखोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स SX2 बाय R2, और यहां लिखोगे तो θ2 tan इनवर्स X2 बाय R2 बाय S, यानी ये भी कितना बना, tan इनवर्स SX2 बाय R2। अब डिफरेंस क्या आ गया, यहां पे अगर पावर लिखोगे रियल पावर तो लिखोगे ईएमएफ है SE2, करंट है I2 cos θ2। इधर अगर पावर लिखोगे तो ईएमएफ है E2, करंट है I2 cos θ2। यानी दोनों सर्किट में करंट और cos थीटा तो सेम है, बट ईएमएफ चेंज हो गया। पहले सर्किट में ईएमएफ है S इंटू ई और दूसरे सर्किट में ईएमएफ है बस E। या ऐसे भी सोच सकते हो, रियल पावर अगर यहां लिखोगे तो I2 स्क्वायर R2 आएगी, और रियल पावर अगर यहां लिखोगे तो I2 स्क्वायर R2 बाय S बनेगी। सीधी सी बात है, सर्किट में दो कंपोनेंट है, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो रिएक्टेंस लेगी रिएक्टिव पावर, रेजिस्टेंस लेगा रियल पावर, तो रियल पावर सीधे रेजिस्टेंस से निकाल सकते हो। अब हम जानते हैं I2 स्क्वायर R2 क्या है, दिस इज रोटर कॉपर लॉस, और I2 स्क्वायर R2 बाय S क्या है, एयर गैप पावर। अगर दोनों सर्किट एक जैसे हैं तो दोनों में पावर डिफरेंट क्यों, एक ये वाला क्वेश्चन ही बना के लिख लो। इफ बोथ द रोटर इक्विवेलेंट सर्किट आर आइडेंटिकल, then why is the real power in both the circuits unequal? अब ये चीज समझना, ये जो पहला सर्किट है इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी ली है, SF, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी ली है, F।
ठीक बात है, यही तो फर्क है ना। मैंने बताया ना ईएमएफ और रिएक्टेंस से अगर एस चला गया माने उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, एफ। तो इसमें ऐसे समझो एसएफ किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रोटर की, और एफ किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, स्टेटर की। यानी इस सर्किट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एफओआर माने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटर है, इधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेटर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखना, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन द टू सर्किट्स we can observe that frame of reference for first circuit is rotor, whereas the frame of reference for second circuit is a stator. Next point, if the frame of reference is rotor, we cannot observe the rotor rotation, but if the frame of reference is a stator, we can observe the rotor rotation. माने अगर रोटर पे ही बैठे हो, ठीक है, वैसे तो बैठ नहीं सकते, ऐसा मत सोचना लिटरली चेक करने के लिए बैठ ही जाओ, रोटर पे बैठ नहीं सकते। माने अगर रोटर से मशीन को विजुअलाइज करो तो क्या रोटर घूमता हुआ दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक गाड़ी के अंदर बैठे हो तो गाड़ी चलती हुई नहीं दिखती है, बाहर का सारा सिस्टम मूविंग दिखता है। इतना हर बच्चे को आइडिया होगा, इतना 11th के अंदर तुम बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ते हो, रिलेटिव वेलोसिटी। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं, रोटर पे बैठ के रोटर की रोटेशन नहीं देख पाओगे। तो तुम्हें जब रोटर की रोटेशन दिख ही नहीं रही तो ये बताओ मैकेनिकल पावर क्या है, जीरो, क्योंकि मैकेनिकल पावर होती है टॉर्क इनटू स्पीड। जब रोटर मूविंग ही नहीं दिख रहा तो उसकी स्पीड क्या है, जीरो, तो मैकेनिकल पावर क्या हुई, जीरो। यानी कि जब मैकेनिकली कोई पावर जा ही नहीं रही तो रोटर में सिर्फ कौन सी पावर आ रही है, कॉपर लॉस। लेकिन जब स्टेटर पे बैठे हो तो तुम्हें रोटर की रोटेशन दिख रही है, इसीलिए यहां एयर गैप पावर आ रही है, जो दो चीजों से बनी है, रोटर कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर। ये मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो के अंदर कि एसपीजी होता है रोटर कॉपर लॉस, क्योंकि ये क्या है, ये है एसपीएजी, और 1 माइनस एसपीजी होता है मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर तभी दिखेगी जब रोटेशन ऑब्जर्व होगी, और रोटेशन सिर्फ तभी ऑब्जर्व होगी जब तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेटर है। तो इसमें लिखना, व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटर द मैकेनिकल पावर इज जीरो, सिंस द रोटर अपीयर्स टू बी स्टेशनरी एंड हेंस द नेट पावर इनपुट करेस्पॉन्ड्स टू द रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, अगला पॉइंट, व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज स्टेटर द नेट पावर इनपुट is equal to sum of rotor copper loss and mechanical power developed, because from stator the rotation of rotor can be observed। ठीक है, अगर रोटर घूमता हुआ दिखेगा तभी उसकी मैकेनिकल पावर की बात आएगी, अगर रोटर स्टेशनरी दिखेगा then we cannot observe the mechanical power और we cannot observe the rotation। अब ये तो हमें समझ आ गया कि स्टेटर की फ्रीक्वेंसी f है और सेकंड वाले सर्किट में रोटर की फ्रीक्वेंसी भी f है, और तभी हम ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। जब तक दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहे ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी अप्लाई नहीं की जा सकती। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसका सर्किट ट्रांसफॉर्मर की तरह दिखाता हूं। कैसे, मैं रोटर का दूसरा सर्किट इसके सामने बना के रखूंगा, जैसे ट्रांसफॉर्मर में रखते थे सेकेंडरी का सर्किट। पहला सर्किट प्राइमरी वाला हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, स्टेटर वाइंडिंग। सेकेंडरी कौन सी बनेगी, रोटर वाइंडिंग। तो अब मैं देखो यहां पे दूसरी वाइंडिंग दिखा देता हूं, इसका ईएमएफ E2, इसका रिएक्टेंस X2, और इस सर्किट में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R2/S, और यहां टर्न्स की जगह इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स का यूज करोगे, NE1 is to NE2, इस तरह से दिखा दिया।
अब इसके बाद क्या कर सकते हो, जैसा ट्रांसफॉर्मर के अंदर फॉलो करते थे कि पूरे सर्किट को एक साइड रेफर कर लो, तो यहां रेफर किया जाता है स्टेटर की तरफ, रेफर्ड टू स्टेटर। ठीक है भाई। अब पूरा सर्किट दोबारा बनाने की जगह मैं डायरेक्टली सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूं। स्टेटर पे अगर रेफर किया जाएगा तो ये बीच के ईएमएफ हटा दोगे, ये तो JXM ही है। ठीक है। अब इसके आगे का सर्किट डायरेक्टली बनाओगे, पूरा सर्किट अगर स्टेटर पे रेफर कर लिया है, ऐसे आएगा ना। ठीक है भाई। बट X2 की जगह X2 डैश, R2 की जगह R2 डैश। ठीक है। रेफर करने के बाद पैरामीटर्स की वैल्यू बदल जाती है और दोनों के बीच में जो ईएमएफ दिखेगा दैट विल बी E1, E2 लॉस्ट हो जाएगा। अब ये X2 डैश क्या है, X2 हमें पता है इंपीडेंस को कैसे रेफर करते हैं, स्क्वायर ऑफ टर्न्स रेशो, तो NE1 बाय NE2 का स्क्वायर। R2 डैश क्या है, R2 अगेन NE1 बाय NE2 का स्क्वायर। ठीक है। ये बात मेरी क्लियर हुई कि किस तरह से हम लोग सर्किट को रेफर कर लेते हैं स्टेटर पे। तो ये हमारा जो सर्किट बन गया दैट विल बी कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट। तो पिछले वाला सर्किट और ये वाला सर्किट ना कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट लिख के ड्रॉ करना, पूरा कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट। ये बात मेरी क्लियर हुई। अब इसी में देखो मैं तुम्हें पावर दिखाता हूं अलग अलग। कैसे, देखो सबसे पहले यहां से जो पावर घुसी दैट विल बी इनपुट पावर। अब यहां से यहां जो गई, पहले यहां से कितना लॉस आ गया, ये हो गया स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है भाई। अब ये आरसी में जो लॉस आ गया दैट विल बी स्टेटर कोर लॉस। फिर यहां से अब जो पावर गई दैट विल बी एयर गैप पावर। ठीक है। और एयर गैप पावर ही किसके अक्रॉस होती है, R2 डैश बाय एस के अक्रॉस। ये बात क्लियर हुई। तो स्टेटर में जो पावर आ रही है उसमें से कुछ लॉस चला गया स्टेटर कॉपर में और कुछ लॉस चला गया स्टेटर कोर में। लेकिन बात है कोर लॉस तो रोटर में भी आना चाहिए, तो एक पॉइंट लिखो, वी जनरली इग्नोर द कोर लॉसेस इन द रोटर। क्योंकि कोर लॉस में क्या क्या होता है बताओ, कोर लॉस दो लॉसेस से बनता है, एक हिस्टेरेसिस और एक एडी करंट। हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, एडी करंट होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एक इंडक्शन मशीन में, SF। तो रोटर फ्रीक्वेंसी SF इज मच लेस देन F। तो कोर लॉस ऑफ रोटर इज मच लेस देन कोर लॉस ऑफ स्टेटर। इसीलिए रोटर के कोर लॉसेस को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। उसके नीचे ये एक्सप्लेनेशन लिख लेना कि रोटर की फ्रीक्वेंसी इतनी छोटी होती है कि उसके कोर लॉसेस को कंसीडर नहीं किया जाता। मेरी बात क्लियर हुई। अब देखो आगे इस सर्किट को और कैसे मॉडिफाई करते हैं। कई बार क्या किया जाता है, ये जो रेजिस्टेंस है R2 बाय एस, R2 डैश बाय एस, इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो R2 डैश, अब यहां पे जो हम दिखाएंगे दूसरा रेजिस्टेंस R2 डैश 1 बाय एस माइनस 1, ये दिखाएंगे। देखो टोटल सम अभी भी R2 डैश बाय एस ही बन रहा है ना। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अब यहां पे जो लॉस आ रहा है वो है रोटर कॉपर लॉस। R2 डैश की जो पावर है दैट इज रोटर कॉपर लॉस, तो बची हुई पावर यहां कितनी आएगी, दैट इज मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। एयर गैप पावर होती है R2 डैश बाय एस की पावर,
उसमें से R2 डैश की पावर हटा लो, यानी कॉपर लॉस तुमने हटा लिया, तो बची हुई पावर कौन सी है? मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। और यही चीज मैंने देखो लास्ट वीडियो में बोली भी थी कि इंडक्शन मशीन में इक्विवेलेंट सर्किट और पावर की स्टडी पैरेलल चलती है, तो सर्किट के अंदर अलग अलग पॉइंट पे पावर देखना जरूरी है। तो एक पॉइंट ये लिखो, द पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 डैश gives rotor copper loss and hence the power across remaining resistance gives mechanical developed power। ठीक है, तो मैकेनिकल डेवलप्ड पावर आ गई। इस लॉजिक से अगर मैं यहां पे पावर फ्लो डायग्राम बनाऊं, सेम लॉजिक से पावर फ्लो डायग्राम, देखो भाई हर मशीन का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां भी किसी भी एग्जाम में पावर पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा जो विजुअलाइजेशन है वो हमेशा पावर फ्लो डायग्राम से जाना चाहिए। तो पावर फ्लो डायग्राम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हेडिंग डाल लेना नेक्स्ट, लॉसेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, लॉसेस एंड एफिशिएंसी। अब पावर फ्लो डायग्राम कैसे बनता है, देखो सबसे पहले इनपुट पावर आती है स्टेटर पे, जो 3 फेज सप्लाई से आएगी। जैसे अब देखो सिंक्रोनस मशीन में ना पावर सप्लाई के 2 सोर्स थे, एक तो आर्मेचर और एक फील्ड वाइंडिंग पे लगा हुआ डीसी सोर्स। अब जो इंडक्शन मशीन है इसमें ऐसा कोई डीसी सोर्स नहीं होता, तो यहां सारी इनपुट पावर 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग से आती है, तो वो इनपुट पावर हो गई। अब इसमें से तुम रिमूव कर देते हो स्टेटर कॉपर लॉस। स्टेटर कॉपर लॉस चला गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3I1 स्क्वायर R1। फिर इसमें से हटाते हो स्टेटर कोर लॉस। ठीक है, अब बची हुई पावर कौन सी होती है यहां पे? एयर गैप पावर। और ये कहां जाती है? स्टेटर से रोटर। रोटर में जाने के बाद कुछ लॉस आते हैं, रोटर कॉपर लॉस, विच इज एक्चुअली इक्वल टू SPAG। मैंने ये चीज बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, इवन अगर मशीन को वो ये भी बोल दे कि लॉसलेस है, तो भी ये SPAG वाले कंपोनेंट को कभी इग्नोर नहीं करोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एयर गैप पावर का इलेक्ट्रिकल पार्ट तुम इग्नोर कर दो, इवन इफ द मशीन इज लॉसलेस। भले इस पॉइंट को दोबारा लिख लेना, इवन इफ द मशीन इज लॉसलेस वी कैनॉट इग्नोर the electrical portion of air gap power which is SPAG। ठीक है, अब बची हुई पावर यहां पे कौन सी आ गई? मैकेनिकल डेवलप्ड पावर विच इज 1 माइनस SPAG। अब भले ही इसमें से रोटर कोर लॉस हटा लो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0 होते हैं। ठीक है, फिर फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस हटा लो, तो यहां पे कौन सा मिल जाएगा पावर? शाफ्ट पावर। ठीक है, तो रोटर के कोर लॉस तो अक्सर इग्नोर ही कर देते हैं, और क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है डेवलप्ड पावर में से? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस फ्रॉम द डेवलप्ड पावर then we obtain the shaft power। सेम चीज डीसी मोटर में होती है, डेवलप्ड पावर में से रोटेशनल लॉस घटाते हो, लेकिन इंडक्शन मशीन में रोटेशनल लॉस वर्ड नहीं आएगा, क्यों? कोर लॉस स्टेटर पे हो रहे हैं, फ्रिक्शन विंडेज लॉस रोटर पे हो रहे हैं। हमने क्या कहा था? रोटेशनल लॉस होता है 2 लॉसेस का सम, कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस। लेकिन जब कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस अलग अलग पॉइंट पे आते हैं तो दोनों को मर्ज नहीं करते। एक पॉइंट ये भी लिख लो, इन इंडक्शन मशीन we do not merge core loss and mechanical loss as rotational loss because their location inside the machine is different and hence both cannot be directly added। ठीक है, डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते। अब इसके अंदर ये बताओ कि फिक्स्ड वाले लॉसेस कौन कौन से हैं?
जल्दी जल्दी देख के तो फिक्स लॉस कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला कोर लॉस, स्टेटर का कॉपर लॉस थोड़ी ना फिक्स हो सकता है, तो कोर लॉस। फिर बियरिंग फ्रिक्शन लॉस, बियरिंग फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। फिर ब्रश फ्रिक्शन लॉस, ब्रश कहां लगते हैं, रोटर पे, लेकिन कब लगते हैं, जब स्लिप रिंग होती है, यानी ये किसमें आएगा, सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। फ्रिक्शन दो जगह हो सकता है, बॉल बियरिंग्स पे या फिर ब्रशेस पे, लेकिन स्क्विरल केज में कहीं पे भी ब्रशेस नहीं होते, तो ब्रश फ्रिक्शन लॉस की बात नहीं आती। देन विंडेज लॉस, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर we do not make use of the brushes, so brush friction loss does not appear in squirrel cage induction motor। अब आ जाओ भाई वेरिएबल लॉसेस पे। वेरिएबल में क्या क्या आएगा बताओ, स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है। दूसरा रोटर कॉपर लॉस, कॉपर लॉस हमेशा वेरिएबल लॉस में काउंट होता है, ठीक है। तीसरा क्या आएगा इसके बाद, ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप लॉस, जैसे डीसी मशीन में होता था ना वीबीडी इंटू आईए, लेकिन ये सिर्फ किस में होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और चौथा आएगा स्ट्रे लोड लॉस, इसको भी अक्सर इग्नोर रखते हैं स्ट्रे लोड लॉस को, ठीक है। यही चार आएंगे। ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप वहीं होगा जहां ब्रशेस यूज होंगे, और वो किसमें होते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। अब अगर ओवरऑल एफिशिएंसी तुम्हें लिखनी है तो तुम कैसे लिखोगे, शाफ्ट पावर ओवर शाफ्ट पावर प्लस फिक्स्ड लॉस प्लस वेरिएबल लॉस। और मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होती है जब फिक्स्ड लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस हो जाए, तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग इंक्लूड नहीं करते, डू नॉट इंक्लूड ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप। याद है डीसी मशीन में मैंने बताया था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन में वीबीडी इंटू आईए नहीं आता है, ठीक है। वो कंडीशन में डेरिवेटिव लेने में कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो एक पॉइंट लिखना, व्हाइल कंप्यूटिंग द एफिशिएंसी we need to consider the brush contact drop, but in the condition of maximum efficiency brush contact drop does not appear, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर कभी भी फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस को कम करना है या फ्रिक्शन को कम करना है तो कोई ल्यूब्रिकेंट यूज करना पड़ता है। तो जैसे छोटी इंडक्शन मशीन होती है तो उसमें ग्रीस लगा देते हैं, और जो बड़ी इंडक्शन मशीन होती है उसमें ल्यूब ऑयल लगता है। दीज आर ल्यूब्रिकेंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो एक पॉइंट ये लिखना, टू रिड्यूस द बियरिंग फ्रिक्शन वी मेक यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट सच एज ग्रीस, GREACSE, GREASE in small induction motor and lube oil in large induction motor, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, lube oil will also act as a coolant। ऑयल जो है हमेशा कूलेंट का भी काम कर लेता है। तो ल्यूब ऑयल के दो फायदे, ल्यूब्रिकेशन और तुम्हारा ल्यूब्रिकेशन के अलावा क्या, कूलेंट। अगला पॉइंट, विंडेज लॉस डिपेंड्स ऑन एयर गैप, एंड सिंस एयर गैप इज हायर इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, विंडेज लॉस ऑफ SRIM इज हायर देन SCIM, ठीक है। जितना ज्यादा एयर गैप होता है उतनी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर होती है मशीन में, और जितनी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर होगी वो मशीन के रोटर पे उतना ही ड्रैग, उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। इसी वजह से विंडेज लॉस ज्यादा होगा ज्यादा एयर गैप वाली मशीन में, और ज्यादा एयर गैप वाली मशीन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज का रोटर स्मूथ होने के कारण उसका एयर गैप कम होता है। ये मैंने लिखवाया था ना,
स्क्विरल केज का रोटर एकदम स्मूथ होता है क्योंकि वहां बार्स यूज होते हैं, वाइंडिंग नहीं, इसीलिए उसके अंदर एयर गैप कम रखा जाता है। ये बात क्लियर हुई? तो देखो इंडक्शन मशीन के अंदर ना ये डायग्राम तुम्हें याद रखना है, बाकी एफिशिएंसी से रिलेटेड ऐसा कोई बड़ा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी बेस्ड न्यूमेरिकल काफी कॉमन है, ठीक है? तो ये डायग्राम याद है तो तुम हर पॉइंट पे कोई भी पावर डिराइव कर सकते हो। तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। अब जो हम अगला टॉपिक कवर करेंगे उसके अंदर हम लोग मेजरली बात करेंगे मशीन के टॉर्क की, ठीक है? टॉर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडक्शन मशीन से ज्यादा रेलिवेंट किसी भी और मशीन के अंदर नहीं होता है, ठीक है? तो टॉर्क की स्टडी होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू।